दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास को पहले हिस्ट्री देख रहे हैं। इससे पहले का दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी को टोटल समाप्त कर दिए हैं, विविध को समाप्त कर दिए हैं। जिसमें दोस्तों हिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। पार्ट नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 191 से आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का दोस्तों यानी कि 190 तक क्वेश्चन को आप लोग 2 पार्ट में वीडियो बनाकर डाल दिए गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मगध साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध का पिता बृहद्रथ था। याद रखना दोस्तों, यह मगध जो साम्राज्य है सबसे प्राचीन वंश था और इसके संस्थापक जरासंध के पिता बृहद्रथ थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी दोस्तों गिरिब्रिज यानी कि राजगिरी हुआ करता था। ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार जो कि मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिम्बिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन आपका कथन सही है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 सही है और चौथा कथन आपका असत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 192 कथन कहा दोस्तों कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज की अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि बिम्बिसार ने राजगिरी यानी कि दोस्तों गिरिब्रिज का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। और बिम्बिसार ने मगध पर कुल 53 वंश तक शासन किया था। ये भी सही है। तो आपका दोस्तों सभी ऑप्शन आपका सही, चौथा ऑप्शन खाली गलत था, तो सभी ऑप्शन आपका सही रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है और चौथा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 4। बोला दोस्तों कि बिम्बिसार की वैवाहिक संबंध से संबंधित गलत सुमेल को दोस्तों छांटना है। देखिए दोस्तों, जो प्रसेनजीत की बहन थी वह महाकौशला थी। तो आपका दोस्तों यह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जो प्रसेनजीत की बहन थी वह महाकौशला थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैशाली के चेट्टा की पुत्री दोस्तों चेलाना थी। ये भी सही है। और भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी। ये भी सही है दोस्तों आपका। नेक्स्ट है कि अंग की राजकुमारी चंदना थी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194 बोल रहा है कि बिम्बिसार के पुत्र अज्ञात शत्रु के द्वारा किस वर्ष अपने पिता की हत्या कर दिया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना है 493 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि अज्ञात शत्रु से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने अपने पिता की हत्या कर दोस्तों 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, जो कि यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि अज्ञात शत्रु का उपनाम कुनिक था तथा वह जैन धर्म के अनुयायी थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि अज्ञात शत्रु के प्रभावशाली मंत्री वत्सकार था, इसी की सहायता से इसने वैशाली विजय किया था। बिल्कुल सही है। और 462 ईस्वी में दोस्तों अज्ञात शत्रु ने के पुत्र उदयन ने इसकी दोस्तों हत्या कर दी थी। तो देखिए दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 194 का ऑप्शन नंबर बी कि 1, 2 सत्य था दोस्तों और तीसरा चौथा कथन आपका असत्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नहीं दोस्तों, इसका तो सभी कथन आपका सत्य था। क्वेश्चन नंबर 195 है। अच्छा ठीक है दोस्तों, अज्ञात शत्रु के प्रभावशाली मंत्री वत्सकार नहीं था, वह आपको वहाँ गलत दे दिया। चलिए सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 196। बोल रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का दोस्तों अंतिम शासक आपका नागदशक हो जाएगा, याद रखिएगा, नागदशक। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया था और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना के पश्चात अपनी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्रा के स्थान पर कहाँ परिवर्तित कर दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह वैशाली में कर दिया था, पाटलिपुत्रा से वैशाली में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 198। बोल रहा है कि शिशुनाग वंश की अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग के दोस्तों अंतिम वंश के शासक आपसे पूछेगा तो याद रखना है नंदीवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था और इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, याद रखिएगा, घनानंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन दोस्तों आपका घनानंद था, याद रखिएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 201। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश की दोस्तों स्थापना किया गया था, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 202। क्वेश्चन 202 बोला दोस्तों कि सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। और सिकंदर का पिता का नाम दोस्तों फिलिप था और फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था और इसकी हत्या दोस्तों 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था, ये भी सही है। और सिकंदर ने दोस्तों भारत विजय पर अभियान किया था 326 ईसा पूर्व में और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर। तो सभी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा सत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के दोस्तों जो जल सेनापति था वो याद रखना है निर्याकस था। सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों 204। क्वेश्चन 204 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्टस कहा था और इसकी पहचान दोस्तों विलियम जेम्स ने किया था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपका सही है। और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों यह जैन धर्म के अनुयायी था, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 1, 2, 3, 4 सत्य है और पाँचवा कथन दोस्तों आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 205। ध्यान दीजिएगा 205 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म से किस शिक्षा ली थी वह याद रखना है। 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दोस्तों भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 207 का रहा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री को शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था दोस्तों याद रखना है आपको कॉर्नेलिया को। किसको? तो कॉर्नेलिया को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 208। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपना दोस्तों देह त्याग किस वर्ष किया था? तो यह आपको याद रखना दोस्तों यह 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा और इसको किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो बिंदुसार को दोस्तों याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अमित्रघात के नाम से। क्वेश्चन में दोस्तों 210 का है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो बिंदुसार दोस्तों याद रखना है किस संप्रदाय का था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है कि बिंदुसार को भद्रसार किस पुराण में कहा गया है? तो बिंदुसार को दोस्तों जो भद्रसार कहा गया है वह वायु पुराण में कहा गया है, याद रखिएगा। किस पुराण में? तो वायु पुराण में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में आपका दोस्तों 212। बोल रहा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के किस राज्य क्षेत्र में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए पहले सुशीष और उसके बाद दोस्तों अशोक को भेजा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपको तहसीला में विद्रोह हुआ था उसी को दोस्तों पहले दबाने के लिए सुशीष को भेजा गया था और उसके बाद में अशोक को भेजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214। बोला दोस्तों कि एथेनियस के अनुसार सीरिया के किस शासक ने बिंदुसार ने मदिरा और सूखे अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपको एंटियोकस प्रथम ने। नेक्स्ट है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद था जिसका प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान दोस्तों याद रखना है खलाटक था। कौन? तो खलाटक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन 216 बोला दोस्तों कि अशोक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों कि 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का साम्राज्य बना था, बिल्कुल सही है। और राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का वह राजपाल था, ये भी सही है। अशोक की माता का नाम दोस्तों सुभद्रांगी था, सही है। नेक्स्ट है कि गुर्जरा, मास्को, नेतुर और उडेगुलम के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है कि पुराणों में अशोक का अशोकवर्धन कहा गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन मतलब दोस्तों 217। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कितने वर्ष के 50 दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था? देखिए अशोक ने जो दोस्तों अपना राज्याभिषेक किया था तो उसके 8 वर्ष के बाद यानी कि दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर दोस्तों आक्रमण किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 218 का रहा कि गलत सुमेल को छाटिए। पहला कथन दोस्तों कि साहबगाढ़ी जो शिलालेख है या दोस्तों किस संबंधित इससे कौन सा राज्य है? तो पेशावर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कालसी जो शिलालेख है यह उत्तराखंड संबंधित राज्य है। धौली का जौगढ़ हो जाएगा दोस्तों आपका, ये भी उड़ीसा हो जाएगा। अच्छा, कालसी उत्तराखंड है। नेक्स्ट है दोस्तों सोपारा जो कि उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि यह गलत है।
नेक्स्ट है कि अशोक का अहरोरा शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो अशोक का दोस्तों जो अहरोरा शिलालेख था यह आपको उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए पहला शिलालेख में दोस्तों याद रखिएगा जो पशु बलि की निंदा किया गया है, अशोक की पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। और अशोक के दोस्तों जो दूसरा शिलालेख है उसमें याद रखना है मनुष्य के पशु चिकित्सा व्यवस्था किया गया है, मनुष्य का और पशु का चिकित्सा व्यवस्था किया गया है। और चौथा जो आपका दोस्तों शिलालेख है अशोक का, उसमें याद रखना है भेरी घोष के स्थान पर धम्म की चर्चा की गई है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म की चर्चा की गई है। और पांचवा शिलालेख में दोस्तों धर्म महामात्र की नियुक्ति किया गया है, धर्म महामात्र की नियुक्ति। तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 221। गलत को दोस्तों पहचान करना है यहाँ पे। तो देखिए मनसेहरा दोस्तों जो शिलालेख है आपको हजारा पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि गिरनार जो कि दोस्तों गुजरात में है, भाबरू पैराट जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में है, एरगुड्डी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एरगुड्डी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कि मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मगिरी और स्वीतपुर यह शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो यह शिलालेख दोस्तों याद रखना आपको कर्नाटक से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक से। नेक्स्ट पाते हैं कि गलत सुमेल का दोस्तों चयन करना है। इसमें पहला है कि अशोक का तीसरा शिलालेख में दोस्तों राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश दिया गया, बिल्कुल सही है। और छठा अशोक का शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बोला गया, भी सही है। 7वां और 8वां शिलालेख में दोस्तों अशोक के तीर्थयात्रियों का उल्लेख मिलता है, 7वां 8वां दोनों में। और 12वां में दोस्तों धम्म की व्याख्या किया गया है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 12वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 224 का रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या प्राप्त होती है। तो धम्म की जो व्याख्या प्राप्त होती है दोस्तों यह अशोक याद रखना है जो 9वां शिलालेख था उसमें। नेक्स्ट है कि गलत सुमेल का दोस्तों चयन करना है। मौर्य प्रांत और एक तरफ दोस्तों राजधानी की चर्चा किया गया है। तो उत्तरा पंथ दोस्तों जो मौर्य पंथ की राजधानी था वह तहसीला था। कलिंग का दोस्तों आपका तोसरी राजधानी था। दक्षिणा पथ का सुवर्णगिरी था। और अवंती राष्ट्र का दोस्तों पाटलिपुत्रा नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 226। गलत का फिर दोस्तों चयन करना है। मंत्री के पद का नाम दिया गया है, एक तो दोस्तों मंत्रियों के कार्य से संबंधित दिया गया है। इसमें याद रखना है जो द्वारिक पद था दोस्तों वह राजकीय द्वारा रक्षक बोला जाता था। और जो समाहर्ता था वह आय का संग्रह करता था। और सन्निधाता जो था दोस्तों और राजकीय कोषाध्यक्ष था। और जो अंतर्वेदिक था वह राष्ट्रीय सेनापति नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल का दोस्तों चयन करना है। इसमें पहला है दोस्तों मंत्रिपरिषद के नाम में पौर जो कि नगर कोतवाल को देखरेख करता था, ठीक है। और प्रदेष्टि जो था दोस्तों वो कमिश्नर को बोला जाता था। और व्यवहारिक जो था यह प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। और जो अंतापाल है या दुर्ग रक्षक नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 228। बोला कि कर्मांती नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था। तो याद रखना दोस्तों वह उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता है, उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि प्रशासता नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था। तो मौर्य प्रशासन में दोस्तों क्या कार्य था, तो याद रखना है कारागार अध्यक्ष था, कारागार यह अध्यक्ष था। नेक्स्ट पाते हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज किस वर्ष पोदर्टी फैन थैलर ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों वह आपको 1750 ईस्वी में, 1750 में। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता विलियम जोन्स ने दोस्तों किस वर्ष मिला था। तो विलियम जोन्स को जो मिला था दोस्तों सफलता 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा 1837 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो अशोक के शिलालेख की संख्या है वो आपको 14 है। और स्तंभ लेख की संख्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है 7 है। कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभ लेख है दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ है जो कि चंपारण के बिहार में बिल्कुल सही है। लौरिया अरेराज दोस्तों ये भी चंपारण बिहार में, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट दोस्तों कि रामपुरवा जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है, ये भी सही है। रानी का अभिलेख दोस्तों राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रानी का अभिलेख आपका राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 234। अशोक का सबसे बड़ा लंबा अभिलेख कौन सा है। तो अशोक का दोस्तों सबसे बड़ा लंबा अभिलेख आपका 7वां है, याद रखिएगा। अशोक का सबसे लंबा 7वां। नेक्स्ट है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा में अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया तथा लुम्बिनी ग्राम को कर माफ कर दिया। इसका उल्लेख दोस्तों किस स्तंभ लेख में मिलता है। तो इसका अभिलेख दोस्तों उस जो स्तंभ लेख है वह रोमन देई है, याद रखना है, रोमन देई में।
नेक्स्ट है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा अभिलेख याद रखना है दोस्तों कि रुमनदेही है, रुमनदेही। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक को किस वर्ष बोध गया की यात्रा की है। तो यह दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा 237 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 10वां वर्ष में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के दोस्तों 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था। नेक्स्ट बातें हैं कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया। तो निम्न में से दोस्तों कौन सा नाम उनका नहीं है। तो देखिए 238 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुद्ध निवास। बुद्ध निवास दोस्तों यह अशोक के द्वारा करवाया गया निर्माण नहीं है। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दोस्तों किस देश भेजा था। तो याद रखना दोस्तों वह आपको श्रीलंका में भेजा गया था, श्रीलंका में। नेक्स्ट कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो लुम्बिनी की यात्रा दोस्तों 20वें वर्ष में किया था, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में। अशोक ने के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो अशोक के समय दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो प्रांतों की संख्या थी वह दोस्तों 6 थी, याद रखिएगा कितने थी तो 6। नेक्स्ट पाते हैं कि अशोक के समय मौर्य प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो प्रांतों को याद रखिएगा दोस्तों चक्र कहा जाता था, चक्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चक्र। नेक्स्ट पाते हैं कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों की प्रशासन था। इसका प्रमुख क्यों कहा जाता है। इसका प्रमुख दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वह गोप, इसको प्रमुख को गोप कहा जाता था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 244 कि मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था। तो बिक्री कर के रूप में दोस्तों जो कर वसूला जाता था यह दोस्तों 10वां भाग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था। तो मेगास्थनीज के दोस्तों अनुसार याद रखना मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई जो था यह मार्ग निर्माण अधिकारी था। नेक्स्ट है दोस्तों कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो उसको दोस्तों याद रखना है आपको नायक कहा जाता था, नायक। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आवंटित था। तो गुप्तचर के लिए दोस्तों जो शब्द आवंटित था वह याद रखना आपको गूढ़ पुरुष। कौन सा दोस्तों तो गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है कि अशोक के समय में राजुक कौन है। तो अशोक के समय में दोस्तों राजुक जो था वह जनपद न्यायाधीश था, याद रखिएगा जनपद न्यायाधीश। निम्नलिखित में से अशोकायन बिहार कहाँ स्थित है। तो अशोकायन बिहार जो स्थित है दोस्तों वो आपको पाटलिपुत्रा में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को क्या कही जाती थी। तो उसको रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 251 मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है। तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को राजभूमि कहा जाता था, याद रखिएगा। सॉरी सीता भूमि। मौर्य काल में दोस्तों सीता भूमि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सरकारी भूमि था। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख का क्या नाम था। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख का नाम था वह महामात्य सर्प था, महामात्य सर्प। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि नंद वंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाला दोस्तों था वह कल्की था, याद रखिएगा कल्की। क्वेश्चन नंबर 254 का रहा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष किया था। तो वह दोस्तों 185 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष तक शासन रहा था। तो मौर्य वंश का दोस्तों जो मगध पर शासक रहा था शासन वह दोस्तों 137 वर्ष रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा के स्थान पर कहाँ परिवर्तित किया था। तो पाटलिपुत्रा के स्थान पर दोस्तों वह विदिशा में परिवर्तित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह इंडो यूनानी शासक कौन था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग दोस्तों जो पराजित किया था वह मीनांडर को, याद रखना है मीनांडर को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 258 निम्नलिखित में से शुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वह दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, याद रखना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश के था जो कि 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया था। तो अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों संपन्न किसने किया था। तो आपको पतंजलि। तो ऑप्शन 259 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से भरहुत स्तूप का संस्थापक कौन था। तो वह दोस्तों आपको पुष्यमित्र शुंग था, याद रखना है कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 261 है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या दोस्तों 73 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो देवभूति की हत्या दोस्तों सुशर्मा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 262 बोल रहा है कि वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था और इस वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था। तो इस वंश का दोस्तों अंतिम शासक आपका सुशर्मा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश का दोस्तों नींव रखा था। तो सातवाहन वंश का नींव रखा था दोस्तों आपका सीमुक, याद रखिएगा, सीमुक। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 264। सीमुक द्वारा स्थापित सातवाहन, जो कि दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश के ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। या दोस्तों अपनी राजधानी याद रखिएगा प्रतिष्ठान में किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सातवाहनों के द्वारा स्थापित राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में दोस्तों यह कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सातवाहनों में कौन प्रभावशाली राजा हुआ जिसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो या दोस्तों याद रखिएगा आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा, गौतमीपुत्र सतकर्णी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 267 बोल रहा है कि सातवाहनों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों कि 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और सातवाहनों ने मुद्राओं में तांबा, चांदी, प्रोटीन, कांसा, शीशा का प्रयोग किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों की भूमि दान की परंपरा सातवाहनों ने दोस्तों प्रारंभ किया था, ये भी आपका सही है। फिर सातवाहनों की भाषा दोस्तों खरोष्ठी और लिपि ब्राह्मी थी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत है। अच्छा, कथन कौन सा सत्य है दोस्तों। तो देखिए 1, 2, 3 सत्य है और चौथा कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 268। सातवाहन प्रशासक में गौमिल्क का क्या कार्य था। तो गौमिल्क का दोस्तों क्या कार्य था, याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन। नेक्स्ट पे आते हैं कि अशोक के मृत्यु के पश्चात चेदी राजवंश का उदय हुआ और खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा था। इसकी जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमें लौरिया नंदगढ़ से, याद रखिए लौरिया नंदनगढ़ से। नेक्स्ट पे आते हैं कि सही क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों सही क्रम इसमें आपका राइट हो जाएगा 270 का ऑप्शन बी, हिंद यूनानी, उसके बाद दोस्तों शक और उसके बाद पहल वंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 271 कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो भारत का प्रथम विदेशी जो आक्रमणकारी था वह दोस्तों आपको यूनानी था, याद रखिएगा यूनानी। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो डेमेट्रियस ने दोस्तों जो अपनी राजधानी स्थापित किया था वह याद रखिएगा कहाँ किया था दोस्तों, तो साकल में किया था। नेक्स्ट है 273। हिंद यूनानी शासकों ने सबसे विख्यात मीनांडर था, इसने गुरु नागा अर्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली थी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा था दोस्तों, याद रखिएगा बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट पाते हैं कि मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं। तो इस पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने किसका सिक्का जारी किया था। तो सर्वप्रथम हिंद यूनानियों के द्वारा आपका सोना का सिक्का जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम शक शासक कौन था। तो प्रथम शक शासक याद रखना है मौ था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में शक अपने को क्या संबोधित करता था। तो शक जो था यह अपने आप को दोस्तों याद रखिएगा क्षत्रप संबोधित करता था, क्षत्रप। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 278। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो पार्थियाई लोगों का दोस्तों जो मूल निवास था वह आपका ईरान था। नेक्स्ट पाते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से था। तो कनिष्क था जो दोस्तों यह बौद्ध धर्म से था। अब याद रखना है यह शाखा आपसे पूछेगा तो दोस्तों महायान शाखा का था। नेक्स्ट है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो किस चीनी जनरल था दोस्तों जो कनिष्क को हराने वाला था। तो यह दोस्तों आपका पेन चौवा था। कौन था। तो पेन चौवा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 281। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किसका सिक्के जारी किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपका तांबा का सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि कनिष्क का राजकवि अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी जो बौद्धों के रामायण के नाम से जाना जाता था। तो बौद्धों को रामायण के नाम से जाना जाता था दोस्तों वह ब्रह्मचरित्र था। याद रखिएगा ब्रह्मचरित्र। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कुषाण वंश का दोस्तों जो आपका अंतिम शासक था वह दोस्तों वासुदेव था। याद रखिएगा वासुदेव। नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों जो रेशम की तकनीक बनाने का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ था वो आपका दोस्तों चीन में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो कुषाण काल में दोस्तों सर्वाधिक किसका विकास हुआ था। तो आपका दोस्तों वास्तुकला का विकास हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 286। क्वेश्चन दोस्तों 286 कह रहा है
कि कुषाणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बांटा था और इसी का एक हिस्सा दोस्तों कुषाण है, बिल्कुल सही है। और कुषाण वंश के संस्थापक आपका कुजुल कटफिसिस था, ये भी सही है आपका। फिर दोस्तों इस वंश प्रणाली का सबसे प्रभावशाली शासक आपका कनिष्क था, ये भी सही है। और कुषाणों का प्रथम राजधानी दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी आपका मथुरा थी, ये भी सही है। तो क्वेश्चन का दोस्तों कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो सभी कथन आपका सत्य है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा दोस्तों कि उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कनिष्क ने गद्दी आरोहण के समय एक संवंत चलाया था, उसका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों जो कनिष्क ने गद्दी आरोहण के समय जो एक संवंत चलाया था उसका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शक संवंत। कनिष्क के द्वारा शक संवंत चलाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुरुची तथा तोखरी किसे कहा जाता है। तो गुरुची तथा जो तोखरी कहा जाता है वह दोस्तों आपको कुषाण वंश को याद रखिएगा, कुषाण वंश को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 289। मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तब विशेष प्रकार का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों मथुरा में एक वस्त्र का, तो वह दोस्तों आपको साटक याद रखिएगा, साटक का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का विभाजन किसमें नहीं किया गया है। तो संगम साहित्य का जो विभाजन आपको या वादेख्या में नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वादेख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 291 बोल रहा है कि प्रथम संगम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दोस्तों कि प्रथम संगम 4440 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ठीक है, प्रथम जो संगम हुआ था वह 4440 ईसा पूर्व में हुआ था, यह आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह मथुरा में हुआ था जो कि अब समुद्र में यह विलीन हो चुका है, ये भी सही है कथन आपका। फिर बोल रहा है कि प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ दोस्तों अनुपलब्ध ग्रंथों की संकलना किया गया था, तो सभी कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 292 बोल रहा है कि मथुरा के व्यापारी शीतलैसंतनार ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो शीतलैसंतनार के द्वारा दोस्तों याद रखना है, यह मथुरा के एक व्यापारी थे और इनके द्वारा दोस्तों मनी मैकले पुस्तक की रचना किया गया था, मनी मैकले की। नेक्स्ट पाते हैं कि राम कथा का तलिम संस्करण इरामावतरम की रचना किसने की थी। तो इरामावतरम की जो रचना किया गया था वो आपको दोस्तों कंबन के द्वारा, किसके द्वारा, तो कंबन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 294 क्वेश्चन बोल रहा है कि शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। तो शिल्पाधिकारम जो पुस्तक था दोस्तों यह याद रखिएगा इंगोलो के द्वारा रचना किया गया है, इंगालो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 295। क्वेश्चन दोस्तों 95 करा दोस्तों कि संगम कालीन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संगम साहित्य से हमको 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य का विवरण मिलता है। सही है दोस्तों, संगम साहित्य से हमें 3 राज्य को जानकारी मिलता है जो कि चोल, चेर और पांड्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संगम युगीन राज्यों में सबसे सर्वाधिक चोलों का राज्य था और इसमें सबसे प्रतापी राजा दोस्तों कारिकाल था, ये भी सही है। और कारिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को दोस्तों राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कारिकाल के शासनकाल में पुहार पतन का निर्माण किया गया था, ये भी आपका सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि पेरू नानुंदुपादे नामक पुस्तक में कारिकल का संगीत था, ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 296 कह रहा है कि संगम युग का दूसरा राज्य कौन था जिसका राज्य क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत था। तो आधुनिक केरल जो प्रांत था दोस्तों वो आपका चेर का था, याद रखिएगा, चेर का। नेक्स्ट है कि संगम युग का तीसरा राज्य कौन था जिसकी राजधानी मदुरा थी। देखिए दोस्तों जो संगम युग का तीसरा राज्य था वह आपको उसका संगम युग का दोस्तों जो तीसरा राज्य था जिसका राजधानी दोस्तों मथुरा बनाया गया था, वह राज्य आपका दोस्तों पांड्य था, याद रखिएगा, पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 298 बोल रहा है कि संगम युग की प्रभावशाली शासक ने नेडजेलियन किस राजवंश का शासक था। तो जो नेडजेलियन था दोस्तों यह याद रखिएगा आपका पांड्य वंश का शासक था, पांड्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संगम युग व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि संगम युग में मंत्रियों को अमायचन कहा जाता था, याद रखिएगा, संगम युग के जो मंत्री थे उनको अमायचन कहा जाता था और राजधानी में एक राज्य सभा होती थी जिससे दोस्तों नालवे कहा जाता था। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कथन कहा दोस्तों कि राजा के न्यायालय को मतम कहा जाता था, ये भी आपका सही है। और सेना चतुरंगनी होती थी और इसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही को भी शामिल किया जाता था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि राजा अपने आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था, ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन होगा दोस्तों सी कि उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 300 में पहुँच चुके हैं, जो कि कह रहा कि गलत सुमेल का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों संगमकालीन वर्ग है और एक तरफ उनके कार्य से संबंधित चर्चा की गई है, जिसमें दोस्तों जो संगमकालीन वर्ग में पुलेयन है, तो पुलेयन को याद रखिएगा दोस्तों, यह रस्सी व पशु चर में चटाई व चरपाई बनाना का कार्य करते थे, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है कि एनियर है, तो एनियर जो थे वो आपको दोस्तों शिकारियों की जाति को एनियर बोला जाता था, बिल्कुल सही है। और मलवर जो था यह लूटपाट करने वाला जाति था, मलवर को दोस्तों जो था वह लूटपाट करने वाला जाति था। और बेला वर्ग था दोस्तों जो वनिक वर्ग, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, जो कि यह आपका सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही रखते हैं। इसमें हम लोग टोटल 110 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो में टोटल हम लोग एशियन हिस्ट्री जो देख रहे हैं, टोटल में इसमें 434 क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों 300 क्वेश्चन तक कवर कर लिया गया है 3 पार्ट में, और चौथा पार्ट में दोस्तों इसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर हम लोग मीडियल हिस्ट्री चालू करेंगे या तो मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।